तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज की हमारी कहानी है ब्रह्मयुगम, जो कि 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी साउथ के मालाबार जंगल में, जहां हम दो व्यक्ति को देखते हैं जिनका नाम थेवन और कोरा होता है। दोनों पुर्तगाल के कैदी होते हैं जो कि वहां से उनकी कैद से भाग चुके होते हैं और वे पूर्व की ओर जा रहे होते हैं ताकि वे अपने घर वापस पहुंच सके। वे भागते भागते थक जाते हैं और वे भरतपुरा नदी के किनारे रुक जाते हैं क्योंकि नदी का बहाव बेहद ज़्यादा तेज होता है, जिस कारण उनका आगे जाना असंभव होता है। इसलिए वे तय करते हैं कि वे रात यहीं पर गुजारेंगे। वे उसी जंगल पर अपना डेरा डाल लेते हैं। वे जानवरों से बचने के लिए आग जलाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। आधी रात का समय हो रहा होता है और अचानक थेवन की नींद खुल जाती है, लेकिन कोरा वहाँ से गायब होता है। थेवन घबराते हुए उसे ढूंढता है। तभी कुछ दूर उसे कोरा दिखाई देता है, जो कि सम्मोहन की स्थिति में वहां पर खड़ा होता है क्योंकि उसे एक यक्षिनी यानी आत्मा ने सम्मोहित कर लिया होता है। कोरा उस यक्षी की शारीरिक दशा सुंदरता पर मोहित हो गया होता है। थेवन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता है। लेकिन थेवन उसे देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तो दूसरी ओर कोरा उस यक्षी के पीछे पीछे चलने लगता है और जब वह जैसे ही अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास जाता है तो वह उसे मार देती है। थेवन उस आत्मा को देखकर पहले ही डर चुका होता है और डरा समय वह सो जाता है। अगले दिन उसकी नींद खुलती है और वह नदी के किनारे वापस जाता है, लेकिन नदी का बहाव अभी भी काफी तेज होता है और उसे पार करना अभी भी मुश्किल होता है। तब वह वापस जंगल की ओर आता है ताकि वह कुछ खा सके, क्योंकि काफी लंबे समय से उसने कुछ नहीं खाया होता है। तो वह खाने की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी उसे एक बड़ा और पुराना दरवाजा दिखाई देता है। वह उसके अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एक बेहद बड़ा घर देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। वह चारों ओर ढूंढता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है और वह ढूंढते ढूंढते उसे कुछ नारियल दिखाई देते हैं जिन्हें वह खाने लगता है। तभी पीछे से वहाँ आवाज आती है कि कौन है वहाँ, बिना पूछे तुम कैसे खा सकते हो, क्या तुम चोर हो? तब थेवन कहता है, नहीं, मैं एक यात्री हूँ और मैं यहाँ नदी पार कर रहा था, लेकिन मैं नदी पार नहीं कर पाया। दरअसल वह आदमी वहाँ का रसोइया होता है। वह थेवन से कहता है कि यूँ नदी पार करना आसान नहीं होता है और जो एक बार इस द्वार से अंदर आ जाता है तो उसे सब कुछ इस द्वार के अंदर ही दिखाई देता है। तभी वहाँ पीछे से एक आवाज़ आती है और वह दोनों को अपने पास बुलाता है, जो कि उस जगह का असली स्वामी होता है। वह खुश होता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद कोई यात्री यहाँ पर आया है। उसका नाम कोडुमन पुट्टी होता है। तभी थेवन उसे बताता है कि वह एक पानन है और वह पहले राजा को जगाने के लिए गाया करता था, लेकिन वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया और यहाँ तक पहुंच पाया। तब कोडुमन पुट्टी उसे कुछ सुनाने के लिए कहता है। तब थेवन एक संगीत सुनाता है। वह कोडुमन पुट्टी को काफी पसंद आता है, जिसके बाद वह उसे हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए कहता है और उसे एक कमरा भी दे देता है। लेकिन दूसरी ओर रसोइये के चेहरे में एक अलग ही चिंता होती है। रसोइया थेवन को उसके कमरे तक लेकर जाता है और वहां पर ढेर सारे कमरे होते हैं जो कि लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे कि पुट्टी के पूर्वजों और प्रसिद्ध शिल्पकारों द्वारा बनाया गया होता है। उसका कमरा रसोई के जस्ट बगल में होता है, लेकिन उसे दक्षिण की ओर जाने के लिए साफ मना किया जाता है। तभी वहां पर एक आवाज आती है जो कि बेहद ज्यादा डरावनी होती है। तब रसोइया उसे कहता है कि वह हमेशा यहाँ पर सतर्क रहे। जिसके बाद वह यहाँ पर आए हुए एक आदमी के बारे में उसको बताता है, जो कि एक वैद्य था और वह खजाने की खोज में दक्षिण की ओर गया होता है। जिसके बाद वह कभी वापस नहीं आया था। जिसके बाद वह यहाँ से चला जाता है। थेवन वहाँ पर स्नान करता है और रात के खाने के लिए चला जाता है। खाने से पहले वह पोटी को एक संगीत सुनाता है, जिसके बाद थेवन को खाना दिया जाता है, जिससे कि वह काफी खुश होता है और वह भगवान का धन्यवाद करता है। लेकिन पोटी को यह बात ठीक नहीं लगती है। वह नाराज हो जाता है और वह थेवन से कहता है कि तुम्हें मैंने खाना दिया है, ना कि उस भगवान ने खाना दिया है जिसका तुम धन्यवाद कर रहे हो। तुम्हें यहाँ पर विधि लेकर आई थी, भगवान नहीं। आगे खाने के बाद वह वापस आ जाता है। उस रात थेवन जंगल में हल्के होने जाता है। तभी वह देखता है कि जहाँ पर वह बैठा हुआ है वहाँ पर ढेर सारी कब्र है, जिसे देखकर वह डर जाता है और वापस अपने कमरे की ओर आ जाता है। तभी उसे ऊपर की ओर वही आवाज़ सुनाई देती है, जिसके वह पीछे पीछे जाने लगता है। और तभी एक आहट उसकी ओर आते हुए उसे समझ में आती है
और वह डर कर भाग जाता है। अगले दिन पोट्टी अकेले बैठकर चौसर खेल रहा होता है और वह थेवन से कह रहा होता है कि अकेले समय बिताना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब वह थेवन को उसके साथ खेलने को कहता है और खेल प्रारंभ करने से पहले उससे कुछ दांव पर लगाने को कहता है, जिस पर थेवन जवाब देता है कि उसके पास दांव में लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर पोट्टी जवाब देता है कि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, वो है तुम्हारा समय, जिसे तुम दांव पर लगा सकते हो, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम आज़ाद होकर यहाँ से वापस जा सकते हो, और अगर नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ आजीवन पानन बनकर रहना होगा। थेवन यह सुनकर एकदम डर जाता है और वह खेलने से साफ मना कर देता है और वह पासे वापस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। थेवन पासे वापस कर रहा होता है, तभी पुट्टी अपना हाथ पीछे कर लेता है और वे पासे चौसर पर जाकर गिर जाते हैं। तब होना क्या था, यह पुट्टी की चाल होती है और ना चाहते हुए भी थेवन को यह खेल खेलना पड़ता है। वे चौसर खेलना शुरू करते हैं, लेकिन अंत में पुट्टी उसे धोखे से हरा देता है। हारने के बाद थेवन यहाँ रहने को स्वीकार कर लेता है और वह पुट्टी को काफ़ी अच्छा इंसान मान रहा होता है, क्योंकि उसने वहाँ उसे रहने दिया, खाने को दिया, साथ में वह जनेऊ भी पहनता था और वह उसे ब्राह्मण लग रहा होता है। थेवन एक नीची जाति का व्यक्ति होता है, जिसके बाद भी पोट्टी ने उसे वहाँ पर खाना दिया, और ये सारी बातें पोट्टी को थेवन की नज़रों में एक महान इंसान बना देती है। और वह यह सारी बातें रसोइये से करता है, जिस पर रसोइया कहता है कि उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास न करना, वह एक कपटी है, और थेवन वहाँ से चला जाता है। रसोइया रात का भोजन तैयार कर रहा होता है और पोट्टी को परोसता है। खाने में वह मदिरा पान और मांस खाता है। यह थेवन देखता रह जाता है और वह हैरान होता है, क्योंकि थेवन पोट्टी को एक महान इंसान और ब्राह्मण मान रहा होता है, लेकिन वे सारी बातें मिथ्या होती है। खाने के बाद पोट्टी थेवन से उसकी माँ पारो के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि थेवन अपनी माँ के बारे में ही भूल गया होता है। तब वह रसोई के बारे में पूछता है कि क्या उसने तुमसे कुछ कहा है, जिस पर पोट्टी कहता है कि पहले यहाँ पर एक आदमी रहा करता था, वह एकदम तुम्हारी तरह था, लेकिन रसोई के बाद में आकर वह भटक गया था। तो होना क्या था, मैंने उसे अपने ही हाथों से मार दिया था। तभी रसोइया वहाँ पर आता है। पोट्टी उसे खाने के बारे में कहता है कि उसे और भी खाना चाहिए, जिस पर रसोइया कहता है कि आज का खाना खत्म हो चुका है, और थेवन वहीं पर बैठा होता है और पोट्टी इसे अपना अपमान समझ रहा होता है, जिस पर वह बेहद ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ बैठे ही बैठे वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि पोट्टी अचानक उसे जिंदा छोड़ देता है। थेवन यह सब कुछ देखकर बेहद ज़्यादा घबरा जाता है। साथ में वह हैरान होता है कि आखिर पोट्टी इतना ताकतवर कैसे है और वह कैसे उसकी माँ के बारे में जानता है, क्योंकि उसने कभी अपनी माँ के बारे में तो बताया नहीं होता है। जिसके बाद थेवन रसोइये के पास पहुँचता है और वह पोट्टी के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा प्रकट करता है। जिसके बाद रसोइया उसे सारी बातें बताता है कि उसी ने उस नर्तक को मारा होता है, और पोट्टी के बारे में जानने से पहले हमें इस महल के बारे में जानना होगा। सालों पहले चोडुलन पुट्टी महावेदाचार्य ने तप करके देवी को प्रसन्न किया और एक जादुई पेटी प्राप्त की, जिससे कि एक चातन बाहर निकला, जिसके पास असीम शक्तियाँ थी, और वह चातन पोट्टी की हर एक इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन पोट्टी चातन को अपने वश में कर लेता है और वह उस पर बेहद ज़्यादा अत्याचार करता है, और ऐसा कईयों दिन तक चलता रहा। एक दिन पोट्टी नशे की हालत में मदहोश होता है। तब वह चातन के मुख में देखता है, जिससे कि चातन उसकी आत्मा को खींच लेता है और वह उसे मार देता है। आगे वह पोट्टी की हवेली पर आता है और पोट्टी के पूरे परिवार को समाप्त कर देता है, और कई लोग को इस महल में उसे भगाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वह सभी को मार दिया। तब पोट्टी का एक अंतिम वंशज कोडुमन पोट्टी चातन को समाप्त करने आता है और वह उसे कैद कर लेता है। थेवन कहता है कि कल रात उसने चेतन की आवाज़ सुनी थी, जिसमें रसोइया उसे समझाता है कि अगर वह ऐसे ही रात भर घूमता रहा तो जल्द ही वह मारा जाएगा। और उस रात जब थेवन अपने रूम वापस जा रहा होता है, तब वह पोट्टी और यक्षी को एक साथ देखता है। अगले दिन वह डरते हुए रसोइये के पास पहुंचता है और यहाँ से भाग जाने की बातें करता है, लेकिन वह जाने से साफ मना कर देता है। थेवन इससे थोड़ा परेशान होता है कि वह आखिर यहाँ क्यों रहना चाहता है, वह यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। लेकिन थेवन यहाँ से जाने का मन बना चुका था। वह यहाँ से जाने की तैयारी करता है,
और उस समय मौसम भी काफ़ी ठीक होता है। तभी पोटी थेवन के पास पहुंचता है और वह उससे कहता है कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। जिस पर थेवन कहता है कि उसे उसकी माँ की याद आ रही है और उसे उसकी माँ के पास जाना होगा। पोटी अजीब सी मुस्कान लिए कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन इतनी बारिश में तुम आखिर कहाँ जा पाओगे। तभी मौसम अचानक बदल जाता है और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है कि मानो यह सब पोटी की बातों के अनुसार चल रहा हो। डरा और सहमत थेवन कुछ नहीं कर पाता है और वह पोटी के सामने असहाय बैठा होता है। वह थेवन से कहता है कि यह बारिश कब थमेगी इसका कोई भरोसा नहीं, 1 सप्ताह, 1 माह या कई साल। वह नर्तक आदमी भी यहाँ 3 साल बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। वह नर्तक होकर भी नृत्य नहीं कर पाया था। वह एक बोझ बन गया था, इसलिए वह मारा गया। जिस पर थेवन कहता है कि गायन एक दैवीय विद्या है और यही मोक्ष की यात्रा है। जिस पर पोटी कहता है कि मूर्ख, यह ब्रह्म युग है। इस युग में देवी की पूजा करना व्यर्थ है, उस पर कोई फल नहीं मिलता है। यहाँ सब कुछ निरक्षक है। और इतना कहकर पोटी वहां से चला जाता है। थेवन असहाय पड़ा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा होता है। तभी रसोइया उसके पास आता है और उसे भंडार गृह तक लेकर जाता है। वे दोनों रात भर मदिरा पान करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन लगातार बारिश हो रही होती है और रसोइया एक कब्र की खुदाई कर रहा होता है। यह देखकर थेवन डर जाता है और वहां से भागने लगता है और द्वार के बाहर निकल जाता है। और अचानक उसे असहनीय दर्द होने लगता है। वह खून की उल्टियाँ करने लगता है और बेहद मुश्किल से वह अंदर आ पाता है और पोटी के सामने पहुंचता है। जिस पर वह कहता है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाता है। थेवन समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है और वह किसी भी हालत में यहाँ से बाहर जाना चाह रहा होता है। रसोइया उसे अंदर ले आता है और वह कहता है कि तुम अकेले इससे पार नहीं कर सकते हो। तुम जितना इससे भागने की कोशिश करोगे तुम उतना ही इसमें फंसते जाओगे, एक पहेली की तरह। और यह एक ऐसी स्थिति है जो कि तुम्हारी स्मृति मिटा देगी। थेवन अभी भी रसोई की बात नहीं समझ पा रहा होता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि आखिर वह कितने दिन, महीने या सालों से वहाँ रह रहा है। यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं होता है, साथ में अपनी माँ का। यह सुनकर थेवन स्तब्ध रह जाता है। सब कुछ थेवन की इच्छा के एकदम परे होता है, जिसके बाद वह यहाँ की सारी चीज़ों को जानने की इच्छा प्रकट करता है। आगे रसोइया उसे अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ हवेली का असली मालिक मरा पड़ा होता है, जो कि इन्हीं की तरह यहाँ पर कब से फंसा होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कोडुमन पोटी होता है। और वह बाहर बैठा आदमी पोटी की शक्ल में खुद चातक होता है और वह सालों से इस हवेली में रह रहा होता है, जिसके पास ना ही तो कोई दिल होता है और ना ही कोई भावनाएं। वह चलती फिरती एक दर्दनाक मौत है जो कि अपने पास आने वाले हर एक व्यक्ति को अपने वश में कर लेती है। और इसने अपने चारों ओर एक घेरा बनाकर रखा है, जिसके अंदर ना तो कोई उसकी मर्जी के आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। सारी सच्चाई अब थेवन के सामने होती है। वह अभी भी यह सोच रहा होता है कि आखिर उससे किस पाप का दंड मिल रहा है। तब थेवन उससे बताता है कि वे अभी भी यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एक अमर ज्योति को बुझाना होगा जो कि बड़े कमरे के नीचे है, जिसके लिए उन्हें एक दरवाज़ा पार करना होगा जिसकी चाबी कोई नहीं जानता और इसकी रक्षा खुद चातक करता है। वह ध्यान देता है कि कोई उसकी असीम शक्ति और अमरता के रास्ते में कोई ना आए। उस कुंजी का कोई अता पता नहीं होता है। जिस पर थेवन कहता है अगर पोटी उस द्वार की रक्षा कर रहा है तो कुंजी अवश्य यही होगी, जिसके लिए वे एक चाल चलते हैं। और चौसक खेलने के बहाने वह पोटी को अपनी ओर बुलाता है और उसका पता लगा लेता है, जो कि पोटी के कमर में होती है। थेवन कहता है कि वह हर हाल में यहाँ से बाहर जाना चाहता है और वह पोटी से कुंजी हासिल करके रहेगा और रसोई से खाने और मदिरा की व्यवस्था करने को कहता है। रसोइया तैयारी करने लगता है, लेकिन रसोइया कहता है कि गड़बड़ होने पर वह कोई मदद नहीं कर पाएगा। वह खाना और मदिरा तैयार करता है, लेकिन उसी समय पोटी वहां आकर कहता है कि इस पानन का समय पूरा हो गया है, इसलिए गड्ढा खोद दो। उस रात थेवन एक संगीत गाता है और गाने के बाद वह पोटी से उसके वास्तविक रूप में देखने की इच्छा प्रकट करता है, लेकिन वह साफ इनकार कर देता है और थेवन को और भी मदिरा लाने को कहता है। और जब वह रसोइये से पूछता है, लेकिन उसे रसोइया कहीं दिखाई नहीं देता है,
जिससे कि वह परेशान होकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया और अचानक बारिश रुक जाती है और पोट्टी सो रहा होता है। तब थेवन वहां आकर कुंजी चुराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी समय वह जाग जाता है और थेवन को मारने लगता है। तो दूसरी ओर हम रसोइयों को देखते हैं, जो कि उस अमर ज्योति तक पहुंच चुका होता है और वह उसे बुझा देता है। तब हमें पता चलता है कि जब पोट्टी रसोइये के पास गया होता है, तब रसोइया उससे कुंजी चुरा लेता है और यह उनकी चाल होती है, जिसकी जानकारी खुद थेवन को भी नहीं होती है। थेवन अब उस बॉक्स के पास आता है जिसमें चातन कैद होता है और उसके पास कुछ ही समय होता है जिसमें उन्हें चातन को बुलाकर कैद करना होता है, अन्यथा वह चातन उन्हें कहीं से भी ढूंढकर मार देगा। तो वे उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। तब वह थेवन से कहता है कि चातन बेहद शातिर है, उसकी किसी भी बात पर ध्यान मत देना। साथ ही उन्हें मानसिक रूप से तैयार होना होगा, क्योंकि चातन यहाँ अपने षड्यंत्रों का यूज जरूर करेगा। आगे हमें पता चलता है कि रसोइया कोडुमन पोट्टी का वंशज होता है। इस बात से चातन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने उसके सारे वंशज को मार दिया था। रसोइया कोडुमन पोट्टी का बेटा होता है और कई साल से वह यहाँ रह रहा होता है, ताकि सही समय आने पर वह अपने परिवार का बदला ले सके। यह सुनकर चातन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन रसोइये के वार से वह अचानक गायब हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब थेवन और रसोइया अलग अलग हो जाते हैं और चातन दोनों के दिमाग के साथ खेलने लगता है। दोनों डरकर घबरा जाते हैं और थेवन एक कमरे में कैद होने लगता है। तभी रसोइया एक मंत्र जाप करता है, जिससे कि थेवन उस कमरे से बाहर निकल पाता है और अब चातन उनके सामने होता है। वह उसे बातों में उलझाने की बेहद कोशिश करता है और उससे वह अंगूठी छीन लेता है, जिस कारण उसे चातन की सारी शक्तियां प्राप्त हुई थी और पोट्टी के शरीर को वह जला देता है। जिसके बाद उसके शरीर से चातन का हमें असली रूप देखने को मिलता है। वे बॉक्स के साथ चातन के सामने होते हैं, लेकिन रसोइया उसे कैद करने के बजाय शक्ति हासिल करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वह अब शक्ति के लालच में आ चुका होता है। थेवन उसे समझाने की बेहद कोशिश करता है। वह उसे समझाता और रोकता है कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह असीम शक्ति मिल जाने के बाद वह इंसानियत के साथ वही करेगा जो कि चातन सालों से करते आ रहा है। लेकिन वह उन शक्तियों के लालच में आ चुका होता है और वह हर हालत में उन्हें प्राप्त करना चाह रहा होता है। थेवन उसे रोकता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। वह कमरा जलकर उन पर गिर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि थेवन वहां से बाहर निकलता है और वह ठीक होता है और वह वहां से जाने लगता है। तभी रसोइया वहां आता है और उस पर हमला करता है। तब हम देखते हैं कि थेवन की बाली दाहिनी कान पर है, जबकि उसने बाली बाहिनी कान पर पहनी थी। तब हम देखते हैं कि थेवन महल पर मर चुका है और वह अंगूठी उसके पास होती है, यानी वह थेवन नहीं बल्कि थेवन के रूप में चातन वहां खड़ा होता है, जिससे डरकर रसोइया वहां से भागने लगता है और वह एक नदी के पास पहुंचता है। तभी वहां पर कुछ सिपाही पहुंचते हैं और वे उसे खत्म कर देते हैं। तो दूसरी ओर हम थेवन को देखते हैं, जो कि उस अंगूठी को पहन लेता है और वहां से चला जाता है।